सो हेलो एवरीवन। सो गाइस, आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे प्रोसेस कॉस्टिंग स्टार्ट करेंगे टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 6। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। और कितने मार्क्स का आता है? ये आता है 25 से लेकर 27 मार्क्स का एक सिंगल चैप्टर। एक 20 मार्क का बड़ा क्वेश्चन इस चैप्टर से आपको देखने को मिलेगा, प्लस 5 मार्क का शॉर्ट नोट्स, प्लस 2 to 3 मार्क का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। टोटल मिलाकर 27 मार्क का ये चैप्टर आप लोगों के एग्जाम में देखने को मिलेगा। बात समझ में आ गया? बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। सर प्रोसेस कॉस्टिंग होता है क्या? ध्यान से देखते हैं क्या बोल रहा है। सबसे पहला प्रोसेस का मतलब ही समझ में लेते हैं। प्रोसेस क्या है? दिख रहा है? अ प्रोसेस मींस अ डिस्टिंक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशन और स्टेज, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं। मतलब कि कोई गुड्स बनाते हैं तो रॉ मटेरियल फॉर्म में होता है, तो रॉ मटेरियल उसको सेमी फिनिश्ड, फिर उसके बाद फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके फिर उसको मार्केट में सेल करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं एक से ज्यादा प्रोसेस, मतलब कि एक से ज्यादा प्रोसेस का यूज करते हैं। सीक्वेंस में जाना है आपको, समझ में आया? सर एक एग्जांपल ले ले तो बेटर समझ में आ जाएगा सर। ओके, जैसे कि सपोज मुझे शर्ट बनाना है, ये शर्ट पीस बनाना है, सॉरी शर्ट बनाना है। क्या बनाना है बच्चा लोग? शर्ट बनाना है। तो शर्ट बनाने के लिए कहीं ना कहीं मुझे कॉटन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? और मैं हूँ कौन? एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। ओके, तो मैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हूं, तो मेरे पास तीन प्रोसेस होंगे। सपोज एक एग्जांपल लेता हूं, तीन प्रोसेस कौन कौन से। सबसे पहला प्रोसेस मेरा जो है, वहां पे क्या है दिख रहा है, यहाँ पे एक प्रोसेस है। मैं क्या करूंगा, मैं खेत से क्या लेके आऊंगा? कॉटन। क्या कॉटन एक मेरे लिए क्या रहेगा? रॉ मटेरियल फॉर्म में। ये रॉ मटेरियल फॉर्म में रहेगा कॉटन। सपोज मैंने 10,000 यूनिट एट द रेट ₹5 के हिसाब से लेके आया। ये कॉटन है, ये फर्स्ट प्रोसेस में जाएगा। किसमें? फर्स्ट प्रोसेस में। जब ये फर्स्ट प्रोसेस में जाएगा तो ये यहाँ से कॉटन को मशीन के अंदर डालेंगे तो कॉटन में से निकलेगा आउटपुट। अब ये आउटपुट नेक्स्ट प्रोसेस के लिए जाएगा। अब ये यहाँ से जो बाहर निकल रहा है वो थ्रेड बन के निकल रहा है। थ्रेड मतलब धागा। अब धागा बन के निकला तो उसको सेकंड प्रोसेस में डाला। जब सेकंड प्रोसेस में से जो बाहर निकला ना चीज, उसको वो क्या बन के निकला? शर्ट पीस। शर्ट पीस, शर्ट नहीं, शर्ट पीस। ओके, ये बात सबको समझा? अब ये थर्ड प्रोसेस में जा रहा है, और थर्ड प्रोसेस में जाने के बाद वो निकल के आ रहा है शर्ट। ये बात समझा? यहाँ पे हमारा शर्ट बन रहा है। बात समझा सबको? यहाँ से कॉटन गया, थ्रेड बन के बाहर आया, थ्रेड इसके अंदर गया, शर्ट पीस बन के बाहर आया, शर्ट पीस इसके अंदर गया, शर्ट बन के रेडी हुआ। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? तो गाइस ये तो पता चल गया प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, ऐसे काम चलता है। बात समझ में आ गया? अब ध्यान देना कि क्या बस एक ही खर्चा आपको लगता है क्या इसके अंदर? आपने 10,000 रुपए का चीज 5 रुपए, 10,000 यूनिट खरीदा है 5 रुपए के हिसाब से। बताइए इस प्रोसेस में टोटल खर्चा कितना हुआ है? टोटल खर्चा हो गया गाइस आपका, अगर 10,000 इंटू 5 करूं, 50,000 रुपए का मटेरियल गया है। ये बात समझा? क्या इसको मशीन के अंदर डालने के लिए कोई ना कोई एक लेबर होगा, तो यहाँ पे एक लेबर बना लेते, उसका चेहरा बना लेते भैया लेबर का। लेबर ने इसको मशीन के अंदर ये यूनिट को डालने के लिए 10,000 रुपए अपना लिया है। तो बताइए इसके अंदर 10,000 रुपए का और खर्चा हुआ है, मैं बोल सकता हूँ लेबर का खर्चा। प्लस ये मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी लगेगा कि नहीं लगेगा? मशीन का डेप्रिसिएशन आएगा कि नहीं आएगा? रेंट आएगा कि नहीं आएगा? मैं पकड़ के चलता हूँ, 5,000 रुपया मशीन का डेप्रिसिएशन, 5,000 रुपया मशीन का रेंट, और 5,000 रुपया प्रोडक्शन ओवरहेड्स। ये बात समझ में आ गया? ये बात समझ में? और एक 5,000 का डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस इसके अंदर लगा है। टोटल मिला के कितना खर्चा हो गया है? ये खर्चे हो गए हैं 50, 60, 70 और 80,000 रुपए का खर्चे हो गए इस प्रोसेस के अंदर, जितना भी माल गया है। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये, क्या जितना मशीन में ये 10,000 का पूरा मशीन में चला जाता रहेगा? नहीं सर, कुछ ना कुछ गिरता होगा मशीन में जाने से पहले। तो जो मशीन में जाने से पहले गिरता है उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लॉस। क्या बोलते हैं? अब ये नॉर्मल लॉस का पता कैसे चलेगा? कितने परसेंट का? और नॉर्मल लॉस परसेंटेज में दिया रहता है। और सर ये नॉर्मल लॉस का पता कैसे चलेगा? इसका पता चलता है पास्ट एक्सपीरियंस से। किससे पता चलेगा बच्चा लोग? पास्ट एक्सपीरियंस से। मतलब कि मेरा पास्ट एक्सपीरियंस, सपोज मेरी कंपनी 10 साल पुरानी है। कितनी? 10 साल। और मैंने 10 साल से देखते आ रहा हूं कि हर साल मेरा मिनिमम मशीन में जाने से पहले 10% का नुकसान हो जाता है। तो मैं इस साल भी अंदाजा लगा लूंगा। क्या अंदाजा लगा दूंगा कि इस साल भी 10% का नुकसान होगा? ये हुआ नहीं है, होगा। ये आज पहला दिन है, और ये जब प्रोसेस में से बाहर निकलेगा वो तो लास्ट दिन बाहर निकलेगा ना, तब पता चलेगा ना। जिस दिन बाहर निकलेगा उस दिन पता चलेगा कि कितना 10% का हुआ है, कम हुआ है। बट मैं अंदाजा लगा रहा हूँ कि 10% का नुकसान होगा। मशीन के अंदर अभी तक कुछ नहीं गया है, खाली ये अंदाजा है, ये एस्टिमेटेड बेसिस पे। और हम लोग ने देखा है कॉस्ट एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। तो हमने बोला इतने का मटेरियल जाएगा, इतना लेबर लेगा, ये खर्चे होंगे, ये सब हम लोग ने एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करके रख दिया। बात समझ में आ गया? तो बताइए मशीन के अंदर अगर अब ये जो 10% का नॉर्मल लॉस होगा, मतलब कितना नुकसान होगा सर? 10,000 यूनिट जाना चाहिए था, 10% का नुकसान मतलब 1,000 यूनिट का, 1,000 यूनिट का नुकसान होगा। जब ये 1,000 यूनिट का नुकसान होगा तो बताइए क्या ये 1,000 यूनिट के नुकसान 5 रुपए के हिसाब से हो रहे हैं कि नहीं? सर 5 रुपए के हिसाब से तो नुकसान हो रहे हैं।
अब ये जब 1000 यूनिट का नुकसान होगा तो क्या इसको मैं अपने फैक्ट्री में सजा के रखूंगा? नहीं सर, इसको भंगार के भाव में बेचोगे आप। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे। किसमें बेचूंगा? भंगार के भाव। तो नॉर्मल लॉस को हमेशा किसके ऊपर कैलकुलेट करना रहेगा? स्क्रैप वैल्यू के ऊपर। इसका भंगार का भाव मिलेगा 1 रुपया, सपोज 5 रुपए का था ना, ये 1000 यूनिट खराब हो गया, मतलब 5000 रुपए का यूनिट खराब हुआ है, 5000 रुपए का खराब हुआ है, मगर भंगार के भाव में मुझको कितने मिलेगा? 1 रुपए का। मतलब कहीं ना कहीं 1000 रुपए की मेरी इनकम होगी। ये बात सबको समझ में आया? मतलब नेट लॉस 4000 का होगा, 5000 का नहीं होगा, क्योंकि 1000 की इनकम होगी ऐसा अंदाजा है। अगर ये गुड्स अच्छे बन गए तो बेनिफिट है अपने लिए। बात समझ में आ गया? चलिए देखिए, अब सपोज 10,000 मशीन में जाने वाले थे, 1000 मशीन में जाने से पहले नुकसान हो जाएगा बोला है, तो मशीन में गए कितने? 9000। तो बताइए बाहर कितने आने चाहिए? 9000। ये पहला केस। ऐसे 3 केस लूंगा, ये पहला केस है। जितना मशीन में गया, मशीन में इनपुट कितना? ये 9000 मशीन में गया रहेगा, ऐसा अंदाजा लगाएंगे अपन। तो बाहर कितना आ रहा है? 9000। ये आउटपुट बोलेंगे इसको। ये आउटपुट क्या होगा? नेक्स्ट प्रोसेस में जाएगा ना 9000। बात समझ में आ गया? इधर का जो आउटपुट है वो नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा। अब ध्यान देना, अब बना लेते हैं प्रोसेस। अब इसकी क्या कॉस्ट है, कितने रुपए का है? ये जो 9000 यूनिट का आउटपुट आया है ना, कितने रुपया, एक यूनिट का कितना रुपया है वो पता लगाना है। उसी के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं अपन, उसी के लिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं। बात समझ में आया? तो बताइए ये 9000 यूनिट को बनाने के लिए कितने खर्चे लगे? सर ये सब खर्चे लग चुके हैं, यही 9000 यूनिट को। तो बताइए एक यूनिट का खर्चा कितना होगा? तो हम लोग को क्या बनाना पड़ेगा? प्रोसेस अकाउंट। प्रोसेस अकाउंट बनाएंगे तो हमको ये 9000 यूनिट का हम लोग को क्या पता चलेगा? कॉस्ट पता चलेगा, और उसी से डिवाइड कर देंगे तो एक यूनिट का कॉस्ट पता चल जाएगा। चलिए फटाक से प्रोसेस अकाउंट बना लेते हैं। तो देखिए प्रोसेस अकाउंट बनाते हैं यहीं पे। ये बात सबको समझा? देखिए मैं प्रोसेस 1 अकाउंट बनाता हूं। पर्टिकुलर, यहाँ पे यूनिट का कॉलम रहता है, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे पर्टिकुलर, यहाँ पे यूनिट्स, और यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे डेबिट साइड और यहाँ पे क्रेडिट साइड। जितने भी खर्चे होंगे उसको डेबिट में लिखना, और कुछ इनकम हुआ रहेगा उसको क्रेडिट में लिखना। ये बात सबको समझ में आया? एक मिनट, ओके, ये बात सबको समझ में आया? ओके, तो चलिए क्या क्या खर्चे हुए। सबसे पहला खर्चा है मटेरियल का 50,000 रुपए का। चलिए लिखिए, टू रॉ मटेरियल इनपुट 10,000 यूनिट, कितने रुपए के हिसाब से मिला? 5 रुपए के हिसाब से, तो 50,000 रुपए का। दूसरा लेबर का खर्चा हुआ है, लेबर अपना 10,000 रुपया ले रहा है। तीसरा यहाँ पे दिखना मैंने बताया। तीसरा सपोज आपका डेप्रिसिएशन का खर्चा हुआ है मशीन का 5,000 रुपए का। चौथा खर्चा रेंट का खर्चा 5,000 रुपए का उस प्रोसेस के लिए। यहाँ पे प्रोडक्शन ओवरहेड्स का खर्चा हुआ है 5,000 रुपए का। और 2 मैं पकड़ के चलता हूँ, और कौन से खर्चे बाकी हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस पकड़ लेते हैं, खर्चा 5,000 रुपए का। टोटल मिला के 10,000 यूनिट, और यहाँ पे 80,000 रुपए का खर्चा। बट क्या 10,000 यूनिट को बनाने के लिए 80,000 रुपए का खर्चा हुआ है? नहीं सर, 10,000 तो मशीन में गया ही नहीं है। तो मशीन में देखिए क्या हुआ है, ये जो मशीन में जाने से पहले बाहर आ गया कितना? 1000 यूनिट बाहर आ गया है, ये मशीन में नहीं गया। तो इसको क्या करूं? रखूं? नहीं, इसको भंगार में बेचूंगा ना। भंगार में बेचूंगा तो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कितना मिल रहा है सर? 1 रुपया भंगार के भाव है एक यूनिट का, तो 1000 यूनिट नुकसान है, मतलब 1000 रुपए का मेरा फायदा हो रहा है। ओके, 1000 रुपया मुझे मिलेगा, वो मेरे लिए क्या है? फायदा ही है ना। फायदा कहाँ पे लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। कहीं ना कहीं 1000 रुपए की तो इनकम हो रही है, पूरा 5000 का लॉस नहीं हो रहा है। एक कितने का था? 5 रुपए का, तो 1000 नुकसान होगा तो 5000 का नुकसान। पर 5000 का नुकसान हो रहा है क्या? नहीं सर, उसमें से 1000 मिल रहा है, तो लिख दो ना क्रेडिट साइड में जो 1000 मिल रहा है। तो क्या लिखेंगे? बाय नॉर्मल लॉस लिखते। क्या लिखते हैं? कितना परसेंट था नुकसान? 10%। तो कितना होगा? 1000 यूनिट। इसको भंगार के भाव से हमको मिल जाएगा 1 रुपया @1। तो बताइए 1000 रुपए का 1 रुपया हम लोग को मिल जाएगा। अब फटाफट क्या निकालना है? सीपीयू। क्या निकालना है? सीपीयू, जिसको बोलते हैं कॉस्ट पर यूनिट। अब देखिए सबसे पहला सीपीयू निकालने का रीजन, इतने के बाद आपको रुक जाना है। सीपीयू निकालना है, कॉस्ट पर यूनिट। फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंसेस। क्या फॉर्मूला है? माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये बात सबको समझा? सर टोटल एक्सपेंसेस कितना हुआ है? सर 80,000 रुपया, दिख रहा है डेबिट साइड का। माइनस कर दीजिए उसमें से 1000 तो आपको इनकम हो गई है ना भाई। तो टोटल खर्चा आपका कितना हुआ है?
सर सिर्फ टोटल खर्चा सिर्फ 79,000 का क्यों? 1,000 तो हमने नोशनल बेसिस पे इनकम मान ली है कि इसको बेच देंगे। बात समझ में आया? डिवाइड मशीन में गया कितना था, हम बोले थे 10,000 डालेंगे, बट मशीन में से 1,000 यूनिट तो गया ही नहीं है, तो टोटल मशीन में गया कितना है 9,000 यूनिट। तो 9,000 यूनिट का तो डिवाइड कर दीजिए इससे, कॉस्ट पर यूनिट आ जाएगा आपको, ये आएगा 8.7777 रुपीस। ये बात सबको समझ में? कैलसी में जब तक है ना पूरा का पूरा इधर नीचे पूरा का पूरा लिखना। बात समझ में आ गया? अब क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में बोला है मशीन में से बाहर कितना आया 9,000, कितना आया 9,000 यूनिट का आउटपुट। तो चलिए अब यहाँ पे आउटपुट आता है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट। ये कितना बार आया 9,000 यूनिट, और इसको कैलकुलेट किसके ऊपर करना है, सीपीयू एट द रेट रुपीज। समझ में आया? अब ये 9,000 यूनिट तो बाहर आया है, दिख रहा है यहाँ पे 9,000 यूनिट बाहर आया। एक यूनिट को बनाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है, एक यूनिट को बनाने के लिए खर्चा हो रहा है, दिख रहा है यहाँ पे कॉस्ट पर यूनिट कितना हो रहा है 8.7777। तो कैलसी में इसको मल्टीप्लाई करना है, आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। तो गाइस ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर दो यहाँ पे कैलसी, यहाँ पे लिखना सीपीयू का एट 8.77, बट ध्यान देना मैं अभी भी बता रहा हूँ कैलसी में पूरा लेना 8.7777 जब तक आ रहा है तब तक लेना। क्या करना 8.777777 पूरा लिया, मल्टीप्लाई बाय 9,000, ये आ रहा है 78,990, मतलब ये आ रहा है आपका 78,999 ओके 0.99, तो ये आ जा रहा है 79,000। बात समझ में आ गया? ये बात समझा? तो देखिए गाइस ये भी 80,000 हो गया और ये 10,000। क्या पहला केस समझ में आया? पहला केस सबको समझा? तो ये आउटपुट को हमने सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट किया, ये बात समझ में आया? ये कैलकुलेट किसके ऊपर था, सीपीयू के ऊपर। ये बात सबको समझ में आया क्या? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आउटपुट हमेशा सीपीयू के ऊपर कैलकुलेट होता है। आउटपुट किसके ऊपर होता है कैलकुलेट, सीपीयू के ऊपर। ये पहला प्रोसेस, बात समझ में आ गया? अब दूसरा देखिए, मशीन में गया कितना था 9,000 और मशीन में से बाहर आया 9,000। जरूरी है क्या हर बार 9,000 मशीन में जाएगा तो 9,000 बाहर आएगा? हो सकता है उससे कम भी आ सकता है, हो सकता है उससे ज्यादा भी आ सकता है। तो अब हम करेंगे कम वाला, पहले कम वाला करेंगे। तो देखिए मैं इसको पूरा रफ करता हूं, अब दूसरा टाइप देखिए इसी के अंदर। देखिए मशीन में था 9,000, बट मशीन में से जो बाहर आया ना बच्चा लोग, वो आया 8,500। कितना आया 8,500। सर और भी 500 आया है, बट वो 500 कहाँ गिरा पता है, इधर गिरा नीचे। ये 500 जो है ना गाइस ये खराब बने, ये खराब बने ओके। ये अच्छे वाले इधर गिरे हैं और खराब वाले बन के नीचे गिरे हैं, ये खराब बन गए। इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल लॉस। ये याद रहेगा। और ये रहेगा आउटपुट। ये बात सबको समझा? ध्यान देना। अब मुझे एक बात बताना, मशीन में गए कितने थे 9,000, मशीन में गए कितने थे 9,000, तो कैलकुलेशन कॉस्ट पर यूनिट भी कितने के लिए किया जाएगा, 9,000 के लिए किया जाएगा। समझ में आया? तो चलिए देखिए ध्यान से। सबसे पहला आपको क्या करना है, सेम सीपीयू टोटल एक्सपेंसेस इतना पूरा लिखना है, इतना पूरा लिख देना है नॉर्मल लॉस तक। आपको ये 8,500 दिया रहेगा, ये 8,500 आउटपुट क्वेश्चन में लिखा रहेगा। समझ में आया? बट ये यहाँ पे पहले मत लिख देना बाय आउटपुट 8,500, तो यहाँ पे भी 8,500 माइनस कर दोगे गधे लोग, यहाँ पे 8,500 माइनस कर दोगे गधे लोग, मत करना। यहाँ पे पहले 8,500 मत लिखना, पहले इतना चीजें लिख देना, डेबिट साइड के सारे खर्चों को लिख देना और क्रेडिट साइड में नॉर्मल लॉस लिख देना। उसके बाद तुरंत पहले सीपीयू निकालना। क्या निकालना, सीपीयू निकालना। क्या निकालना बच्चा लोग, सीपीयू। बात समझ में आया सब लोगों को? क्या निकालना है, सीपीयू। ये दिख रहा है? तो सीपीयू निकालने का क्या है, टोटल डेबिट साइड का एक्सपेंसेस माइनस क्रेडिट साइड में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल लॉस का लेना है आपको अमाउंट, डिवाइड करना टोटल इनपुट 10,000 माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस। ये बात समझ में आया? ये समझा सबको? क्या किया, ये वाला डिनोमिनेटर में 10,000 यूनिट वाला और ये वाला यूनिट इधर है। समझ में आया? तो सीपीयू तो यही रहेगा। अब ध्यान देना क्या हुआ कि आपका आउटपुट जो है 8,500 अच्छा बन के निकला है और 9,000 में से 500 खराब निकला है। अब इसको बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस जो 500 खराब निकला है, और इसको बोलते हैं आउटपुट जो अच्छा बन के निकला। अब ये जो अच्छा बन के निकला ये तो जाएगा इसमें, जो खराब बना है वो क्या होगा, बात समझ में आया?
तो चलिए, तो अब मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस टू अकाउंट कितना जा रहा है 8500। और ये किसके ऊपर कैलकुलेट होता है, आपने देखा आउटपुट हमेशा सीपीयू के ऊपर, किसके ऊपर, सीपीयू। अब देखिए यहाँ पे 10,000, तो यहाँ पे भी 10,000 होना चाहिए। सर यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है 500 का, समझ में आया। इसको बोलेंगे बाय एबनॉर्मल लॉस। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, बाय एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। अब इसको किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाले को। चलिए, इसको आपने बोला कि सर सीपीयू पे कैलकुलेट कर दो, क्योंकि 8500 आया है बाहर, तो उसके लिए तो ये सब खर्चे लगे हैं, तो ये सब खर्चे लगे हैं, तो ये सीपीयू पे कैलकुलेट होगा कॉस्ट पर यूनिट पे कि भैया ये सब खर्चे लगे। बट ये जो 500 लगा है, 500 यूनिट खराब हुआ है, तो गाइस इसके लिए कौन कौन से खर्चे, अरे भाई इसके लिए भी तो यही खर्चे लगे हैं ना। ये पता कभी चला 500 यूनिट का, सर बाहर आने के बाद, जब बाहर आने के बाद पता चला, मतलब ये खर्चे लग चुके हैं ना। तो ये इसका जो कॉस्ट रहेगा सेम कॉस्ट इसका भी रहेगा ना भैया। इसकी जो कॉस्ट पर यूनिट का रेट आएगा सेम कॉस्ट पर यूनिट इसका भी रहेगा। बात समझ में आया कि भैया ये भी तो उतने का, बट ये खराब बन गया है। ओके, तो ध्यान देना, तो एबनॉर्मल लॉस को भी किसके ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, कॉस्ट पर यूनिट के ऊपर। समझ में आया। बच्चे लोगों को यही नहीं पता रहता क्यों इसको कॉस्ट पर यूनिट पे कैलकुलेट करते। भाई देखिए यहाँ पे सामने ही, ये जब बन के बाहर आया है, तो बाहर आने के बाद ये खर्चा लगा है ना। ये देखिए बाहर आने, ये बाहर आने के, ये दिख रहा है यहाँ पे 500 यूनिट का आपका क्या हुआ है, लॉस हुआ है। तो ये खर्चों में ये जो 500 यूनिट का खर्चा हुआ है, 500 यूनिट खराब हुआ, उसके लिए कितने रुपए का खर्चा हुआ, ये सारे खर्चे हुए रहेंगे कि नहीं हुए रहेंगे। जैसे इस आउटपुट को होने के लिए, बाहर आने के लिए इतने खर्चे लगे, तो ऑब्वियसली से बात है इसके लिए भी तो ये खर्चे लगे रहेंगे कि नहीं लगे रहेंगे। अब मेरा रीजन ये एबनॉर्मल लॉस होने का कारण क्या है, इसका रीजन क्या होता है गाइस। इसका रीजन हो सकता है अपने लेबर की लापरवाही, उसने बराबर मशीन में डाला नहीं। क्यों, अगर बराबर मशीन में डालता तो 9000 का तो 9000 बाहर आता था। बात समझ में आ गया। हो सकता है बीच में पावर कट हो गया रहेगा, 9000 मशीन में जाना चाहिए था, मशीन में डाला तो 9000 बराबर था, बट पावर कट होने की वजह से 8500 अच्छे बन पाए, बाकी के 500 खराब हो गए। हो सकता है मशीन हमारी पुरानी है, ओल्ड मशीन है। ऐसा होता है हर बार कि पूरे के पूरे डालते तो पूरे का पूरा आउटपुट बाहर नहीं आता, कुछ खराब भी हो जाता है। तो गाइस ये तो एबनॉर्मल लॉस है। क्या इस एबनॉर्मल लॉस को रोका जा सकता है, कंट्रोलेबल है क्या ये एबनॉर्मल लॉस। हाँ गाइस ये कंट्रोलेबल है, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। कैसे कंट्रोल कर सकते हैं सर, अगर लेबर की लापरवाही है तो लेबर के ऊपर ध्यान दीजिए। समझ में आया, लेबर के ऊपर ध्यान दीजिए, 2-3 झापड़ मार के बराबर हो जाएगा, लेबर बराबर मशीन में डालेगा। दूसरी चीज, आगे पावर कट हो जा रहा है, आपका पावर फेलियर हो जा रहा है, मशीन बंद हो जा रही है, पावर कट हो जा रहा है, अरे भाई जनरेटर लगा दो ना, जनरेटर लगा दो, पावर कट नहीं होगा। ये बात सबको समझ में आया। सर तीसरी चीज, सर यहाँ पे दिख रहा है आपका मशीन पुराना है, तो आज का काम खत्म होता है ना, तो ऑयलिंग व्हीलिंग करके रख दो ताकि कल के दिन वो मशीन अच्छे से चले भैया। बात समझ में आ गया, तो आपकी मशीन भी अच्छे से चलेगी तभी तो बराबर आएगा। तो बोल सकते हैं एबनॉर्मल लॉस को रोका जा सकता है, ये कंट्रोलेबल है। बट ये नॉर्मल लॉस को रोका नहीं जा सकता, ये होता ही होता है। क्योंकि ये हमारा पास्ट एक्सपीरियंस बता रहा है कि हर साल पूरा का पूरा। सर ये कैसे होता है, अब मुझे एक बात बताना, आपने देखा रहेगा बड़ी बड़ी कंपनी में, बड़ी बड़ी जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री होती है ना, वहां पे कुछ ना मशीन में डालने से पहले चोरी हो जाता है। तो जो ओनर रहता है ना, वो ऐसा मान के चलता है भाई इतना तो नुकसान हो जाएगा, या तो चोरी हो जाता है या हमारे लेबर लोग यहाँ वहां घपला कर देते हैं। तो ये तो होता है। क्यों, हर साल हमने देखा 10% का नुकसान होता है। अब ये छोटा 10% का नुकसान है, तो इसको अपन नजरअंदाज कर देते हैं। समझ में आया, इसको अपन भंगार के भाव में, कुछ हुआ तो भंगार के भाव में बेच दिया, खराब हो गया भंगार के भाव में बेच दिया। समझ में, ऐसा ऐसा मान के चलते कि इतने रुपए का अपनी इनकम हो जाएगी, इसको भंगार के भाव में बेच देंगे। बात समझ में आया। खराब हो गया, नीचे गिर गया, खराब हो जाएगा, डालने से पहले, मशीन में डालने से पहले गिर गया, खराब हो गया, इसको भंगार के भाव में बेच देंगे, कुछ ना कुछ इनकम मिलेगा। ये बात समझ में आ गया। अब ये 500 यूनिट को किसके ऊपर कैलकुलेट करने के लिए मैंने बोला, सीपीयू के ऊपर। ये भी किसके ऊपर कैलकुलेट होगा, सीपीयू। क्यों सर सीपीयू के ऊपर पता चला, क्योंकि भाई ये जब बाहर आ रहा है ना, तो ये सारे खर्चे लग रहे हैं। समझ में आया, तो फटाफट सीपीयू निकालना पड़ेगा। बट ये दोनों को, जब भी आप सीपीयू निकालते हो, तो सीपीयू निकालने का फॉर्मूला क्या है, टोटल एक्सपेंसेस डेबिट साइड का लेना, और सिर्फ आपको नॉर्मल लॉस का अमाउंट लेना है। किसका, नॉर्मल लॉस का। तो मैंने 1000 रुपए ले लूंगा, डिवाइड बाय टोटल इनपुट कितना ये, और किसका यूनिट लेना, सिर्फ नॉर्मल लॉस का लेना है। ये दोनों यूनिट मत ले लेना, नहीं तो सत्यानाश करके आ जाओगे। समझ में आया। तो आ गया सीपीयू। तो बताइए 8.77, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा, 8.77। यहाँ पे तो दो ही लिखूंगा 8.77, बट मल्टीप्लाई पूरे से करना, 8.777777 पूरा लेना कैलसी में, मल्टीप्लाई बाय 8500 कर देना, आ जाएगा आपका ये 74611। सेम यहाँ पे भी 8.77 हो जाएगा, ये 500 इंटू 8.77
पूरा ले लेना, ये आ गया 4389 और ये हो जाएगा 80,000, टैली हो जाएगा, देख लेना। ये बात सबको समझा, टैली हो जाएगा। अब गाइस थोड़ा ध्यान देना, अगर मैंने यहाँ पे दिख रहा है आपको एबनॉर्मल लॉस, तो हम लोग को एक एबनॉर्मल लॉस अकाउंट बना लेते, क्या बना लेते, एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। इन सारी चीजों को मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ, यहीं पे मैं बनाऊंगा एबनॉर्मल लॉस। चलिए देखिए यहाँ पे, ये मैं बना रहा हूँ एबनॉर्मल लॉस अकाउंट। ध्यान से देखना, प्रोसेस अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखा है ना एबनॉर्मल लॉस, तो एबनॉर्मल लॉस के डेबिट साइड में लिखना पड़ेगा ना, टू प्रोसेस वन अकाउंट। यूनिट कितना, 500 यूनिट, कितने रुपए का नुकसान हुआ है, 4389 का। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये देखिए, जब ये बनने के बाद खराब हो चुका है, बनने के बाद खराब हो गया ये, और नुकसान कितने रुपए का हुआ है, 4389 रुपए का। ध्यान से देखना, अब ये बनने के बाद खराब हो गया तो इसको फैक्ट्री में रखो एकदम 100 पीस के लिए, भाई मस्त दिख रहा है ये, नहीं रे बाबा, इसको भंगार के भाव में बेच दूंगा, रखना नहीं है, भंगार के भाव में बेचो। जब भंगार के भाव में बेचूंगा तो क्या मिलेगा, कैश एंड बैंक, पैसा। तो पैसा मिलेगा तो क्रेडिट साइड में लिख दो, बाय कैश एंड बैंक अकाउंट, भंगार के भाव में ना। देखिए भंगार का भाव क्या है इस प्रोसेस में, नॉर्मल लॉस वाला देख लेना कितना है नॉर्मल, अगर कुछ नहीं दिया रहेगा तो नॉर्मल लॉस का जो भंगार का भाव है वही भंगार का भाव यहाँ पे भी मिलेगा, समझ में, 1 रुपया। कितना यूनिट, 500 यूनिट पूरा बेच दूंगा, 1 रुपए के हिसाब से मतलब 500 रुपए की इनकम हो गई। तो देखिए यहाँ पे भी 500, ओके, और इधर 4389, तो इधर भी 500 है, तो इधर भी आना चाहिए 4389। कुछ ना कुछ यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर दिख रहा है, दिख रहा है, तो उसको बोलेंगे बाय कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, लॉस अकाउंट, ओके। 4389 माइनस 500 कर दो तो आएगा 3889, ये बात सबको समझा, 3889, मतलब आपका नेट लॉस इतने का हो रहा है, ये नेट लॉस क्रेडिट साइड में है ना, कॉस्टिंग, नेट लॉस आपका 3889 का, क्यों, 500 रुपए तो आपकी इनकम भी हो रही है, 500 रुपए तो आप कमा लिए उसको बेच के, तो नेट लॉस कितने का हो रहा है, इतने का, ना कि आपका इतने का लॉस हो रहा है, ये आपका ग्रॉस लॉस था, ओके। आपने 500 रुपए उसको बेच के कमा भी लिए तो आपका नेट लॉस इतना होगा, क्या एबनॉर्मल लॉस बना लिए गाइस, ये दूसरा टाइप था। बात सबको समझ में आया, दूसरा टाइप सबको समझा। पहला टाइम पे मैंने नॉर्मल वाला किया जिसमें आपको एबनॉर्मल लॉस देखने को नहीं मिला, ये दूसरा टाइप जहां पे आपको एबनॉर्मल लॉस देखने को मिला। अब थर्ड टाइप जहां पे आपको एबनॉर्मल गेन देखने को मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा, एबनॉर्मल गेन, ओके। तो चलिए देखिए एबनॉर्मल गेन वाला भी कर लेते हैं, इसको रफ कर देता हूं पूरा। एक मिनट, चलिए पूरा ही रफ कर देता हूं, बना दूंगा बाद में। चलिए अभी ध्यान से देखना, चलिए देखिए, मशीन में 10,000 यूनिट का यूनिट हमारा जो है इनपुट होता था, जिसमें से 10% नुकसान होगा, क्या बोला है, नुकसान होगा, हुआ नहीं होगा, ऐसा अंदाजा है। तो मशीन में जाएगा कितना, अपन सोचे 9,000 जाएगा, तो मशीन में से 9,000 बाहर आता था, ये पहला केस था। मशीन में से दूसरे केस में 8,500 आया, कम आया, तो एबनॉर्मल लॉस हो गया। अगर मशीन में जाएगा 9,000, ऐसा हमने अंदाजा लगाया, बट मशीन में से बाहर हम जब देख रहे हैं ना तो 9,500 आ रहा है, कितना आ रहा है आउटपुट, आउटपुट बाहर 9,500 आ रहा है, अरे बाप रे बाप, ऐसा कैसे हो गया।
भैया मशीन में डाला ही अगर जाएगा ही 9,000 ऐसा सोचा है, तो मशीन में से 9,500 कैसा आ गया? सोचने वाली बात है ना, है कि नहीं है सोचने वाली बात? ओके, कभी ऐसा आपने सोचा है, कभी आपने ऐसा देखा है? मशीन में अगर आप 1 केजी का इनपुट करते हो तो मशीन में हाफ केजी तक का आएगा या फिर 1 केजी तक का आएगा, कभी भी 5 केजी 10 केजी का नहीं आएगा, उससे ज्यादा आएगा ही नहीं। समझ में आया? आपने डाला ही उतना है तो उतना ही आएगा, उससे कम आएगा, उससे ज्यादा कभी तो आएगा ही नहीं। बट दिख रहा है आपने मशीन में जाएगा कितना, मेरे वर्डिंग पे ध्यान देना, जाएगा कितना, गया है वो नहीं बोल रहा, जाएगा कितना, ये तो दिख रहा है, ये नोशनल बेसिस है ना, एस्टिमेटेड बेसिस। इतना नुकसान होगा बोला भैया, होगा, हुआ है क्या, होगा। ओके, ये तो स्टार्टिंग के पहले दिन बन रहा है ना, और एक्चुअल आउटपुट कब होगा, जब पूरा बन के रेडी होके बाहर आया रहेगा। ये बात सबको समझा? अब देखिए हमने क्या किया, इन सारे खर्चों को डेबिट साइड में कैलकुलेट करके रख लिए पहले दिन, और ये नॉर्मल लॉस को भी तो कैलकुलेट करके पहले दिन रख लिए कि इतने के हिसाब से इतने की इनकम होगी। ये पहले दिन का है तो पहले दिन आप इतनी एंट्री पास कर लोगे। समझ में आया? अब लास्ट डेट के दिन जब एक्चुअल में से मशीन में से जब बाहर आया, तब आपने देखा, ध्यान से सुनना, नजर हटी दुर्घटना घटी भैया एबनॉर्मल लॉस वाली में। समझ में मैं क्या बोल रहा हूँ? 9,500 यूनिट का बाहर आया, मैं चकमा गया, मैं कंपनी का ओनर भैया, मैंने बोला अरे बाप रे बाप, ये कैसे हो गया भैया, मशीन में जाएगा 9,000 जाएगा ऐसा। तो मैंने देखा पूरे साल भर में, मतलब कि पूरे साल भर में प्रोसेस 1 में इतने का काम हुआ था। अब जब मैंने पूरे साल भर में देखा जाके, मैं बोला भैया ये कैसे हो गया? तो फिर मेरे को दिमाग में बैठा, अरे मैंने नॉर्मल लॉस को ना एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट किया था, अंदाजा अंदाजा दिया था कि इतना होगा 10% का, मतलब भैया 10% का नुकसान नहीं हुआ रहेगा। मतलब कि हमारा जो लेबरवा है, ये जो है बंदवा, इसने कुछ ना कुछ बचा लिया, मतलब कि ये भैया 10% का नुकसान होने ही नहीं दिया मशीन में। मतलब कि भैया इसने क्या किया, जो 10% का पहले नुकसान होता था 10 साल से हो रहा था, भैया इसने दिमाग लगाया, बोला कि सेठ इस बार आपको नुकसान नहीं होने देंगे हम। समझ में आया? हमको नुकसान नहीं होने दिया। इसने क्या किया, मतलब कि 10% की जगह इसने क्या कर दिया, 5% का खाली नुकसान किया, 5% और मशीन में डाल दिया, अच्छा बन गया वो। समझ में आया? तभी तो ये 9,500 बाहर आया, समझा? तो ये 9,500 जो यूनिट बाहर आया ना गाइस, ओके, तो जो एबनॉर्मल गेन जो हो रहा है सिर्फ 500 यूनिट का हो रहा है, क्यों, मशीन में तो 9,000 तो नॉर्मल जाता ही था, तो मशीन में से बाहर आता था 9,000, बट 10% का नुकसान, मतलब 1,000 यूनिट का नुकसान होना चाहिए था, बट हमारे लेबर ने क्या किया, इस ये जो 10% का नुकसान है इसको बचा दिया। हो सकता है इसने क्या किया, हर साल देख रहा था मशीन में 10% का नुकसान होता है, इस साल भाई एकदम एकदम बोलते ना, एकदम गिरने वाला भी रहता था ना, तो तुरंत गिर के जंप मार के, जैसा आपने विराट कोहली क्रिकेट खेलता तो जंप मार, वैसा जंप मार के उठा के उसको मशीन में डाल देता था, गिरने ही नहीं देता था। बात समझ में आ गया? ओके, गिरने ही नहीं देता था। तो इसने क्या किया, ये जो 10% का नॉर्मल लॉस होने वाला था, इसको हम लोग ने एस्टिमेटेड बेसिस पे कैलकुलेट करके पहले दिन रख दिया, ये पहले दिन का कैलकुलेट है, और इसका सीपीयू भी हम पहले दिन निकाल लेंगे, पहले दिन सीपीयू निकाल लेंगे। देखिए सीपीयू निकालने का फॉर्मूला, टोटल एक्सपेंसेस माइनस अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस डिवाइड बाय टोटल इनपुट माइनस यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, दिख रहा है? हमने पहले दिन इसका सीपीयू भी निकाल लेंगे, पहले दिन निकालेंगे। समझ में आया? तो टोटल कितना था, 80,000 माइनस 1,000 का नॉर्मल लॉस का अमाउंट हमने पहले दिन लिख लिया, 10,000 मशीन में इनपुट गया, 1,000 यूनिट का, तो हमने इसका कैलकुलेट किया था 8.777777 रुपीस आ रहा था। ये सीपीयू हमने पहले दिन निकाल के रखा कि ये जो आएगा 8 रुपया 77 पैसे के हिसाब से आएगा ये सीपीयू। ये बात सबको समझा? अब मशीन में से बाहर कितना आया, 9,500 आया। कितना आया, 9,500। अब बताइए गाइस, वो जो 500 यूनिट एक्स्ट्रा आया है ना, ओके, वो जादू से नहीं आया है। हमने मशीन में सोचा 9,000 जाएगा और 9,500 आया, ये जादू है क्या? तो जादू से नहीं आया है। ये जो नॉर्मल लॉस सोचा था ना 10% का 1,000 होगा, ये 1,000 नहीं हुआ, 500 रुपए का ही नॉर्मल लॉस हुआ है। बाकी का 500 यूनिट जो था ना वो अच्छा बन गया, वो मशीन में पूरा बराबर गया है। तो मैं बोल सकता हूँ एबनॉर्मल गेन होने का रीजन क्या है, नॉर्मल लॉस का कम होना। बात समझा सबको? एबनॉर्मल गेन का रीजन क्या है, नॉर्मल लॉस का कम होना। मतलब कि एक्चुअल में हमारा नॉर्मल लॉस 1,000 यूनिट का नहीं हुआ रहेगा, लास्ट डेट जब हमने देखा तो हमारा कितने का हुआ रहेगा, 500। ये बात सबको समझा? तो गाइस देखिए, अब आउटपुट हुआ है तो आउटपुट को तो हम क्रेडिट साइड में लिखेंगे ना, बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट जो भी है 9,500, और इसको कैलकुलेट करेंगे CPU एट द रेट रुपीज 8.777। ओके, कैलसी में पूरा लिखना जितना भी कैलसी में आ रहा है, मैं अभी भी बता रहा हूँ भैया, 5-10 रुपए का फर्क आ जाएगा खाली 8.77 लिखा तो
तो टैली नहीं होगा, फिर बाद में बोलना मत कि संजय ने गलत पढ़ाया भैया। मैं गलत नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत मारूंगा। समझ में आया? पूरा कैल्सी में लिखना, हाँ भले से 2 सेकंड ज्यादा जाएगा बट पूरा लेना। तो चलिए 8.77777 पूरा ले लिया, मल्टीप्लाई करो भाई 9500, आपको आएगा कितना 83,389 रुपीज आएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है सर, ये हो जा रहा है 10,500 और इधर भी होगा 10,500। सर ये साइड आपकी आ रहा है बैलेंसिंग फिगर, हाँ ना मुन्ना, यही साइड आएगा ना, तो इसको बोलेंगे टू एबनॉर्मल गेन। क्या बोलेंगे बच्चा लोग, कितना 500 यूनिट। अब मेरा क्वेश्चन ये, एबनॉर्मल लॉस का आपने किस पे कैलकुलेट किया था, सीपीयू पे, तो बताइए ना एबनॉर्मल गेन को किस पे कैलकुलेट करेंगे बाबा। अरे भाई ये जो 9,500 आया है मुझे बताना पूरा खर्चा लगने के बाद ही आया है ना, तो सर 9,500 जब बाहर आया है तो एबनॉर्मल गेन इसी में हुआ है ना, तो एबनॉर्मल गेन का पता कब चला, पूरा खर्चा लगने के बाद पता चला ना, तो पूरा खर्चा पता लगने के बाद चला तो उसको भी तो सीपीयू पे कैलकुलेट करेंगे ना। बात समझ में आया? तो गाइस इसको भी सीपीयू के ऊपर ही कैलकुलेट करेंगे। बात समझ में आया क्या? कितना है 8.77। तो कैल्सी में पूरा लिखना, मैं अभी भी बता रहा हूँ, सिर्फ 8.77 मत लिखना, नहीं तो बहुत मार खाओगे, मेरा ऑफलाइन वाले को तोड़ दूंगा मैं, ऑनलाइन वाले तो बच जाएंगे। समझ में आया? तो चलिए देखिए 500 इंटू 8.77777777 ये आ रहा है 4389। ये बात सबको समझा? 4389। चलिए टैली कीजिए, टैली हो जाएगा सब, ये हो जाएगा 84,389 और ये भी हो जाएगा 84,389। ये बात सबको समझ में आया? टैली हो जाएगा। बात समझा? ये बैलेंसिंग फिगर, यहां तक सबको समझा? तो चलिए फटाक से एक एबनॉर्मल गेन अकाउंट भी बना लेते हैं। चलिए देखिए पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, पर्टिकुलर यूनिट्स अमाउंट, ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड, लिखना मत भूलना नहीं तो बहुत मारूंगा। चलिए देखिए एबनॉर्मल गेन कहाँ पे आ रहा है, प्रोसेस अकाउंट के डेबिट साइड में। तो चलिए मैं यहाँ पे लिखूंगा एबनॉर्मल गेन के क्रेडिट साइड में बाय प्रोसेस 1 अकाउंट से आ रहा है, कितना है 500 यूनिट 4389 रुपीज का, तो इस साइड भी 500 हो जाएगा 4389, 500 4389। यहाँ पे डेबिट में क्या लिखे, डेबिट में क्या लिखे बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला एबनॉर्मल गेन आने का रीजन है नॉर्मल लॉस का कम होना, एबनॉर्मल गेन आने का रीजन क्या है, नॉर्मल लॉस का कम होना। ये बात सबको समझ में आया? तो चलिए देखिए ध्यान से सुनना, मैं यहाँ पकड़ रहा हूँ नॉर्मल लॉस, हमने पहले दिन बोल दिया था कि इतना नुकसान होगा, इतना यूनिट, तो इतना हुआ क्या एक्चुअल में? नहीं सर, इतने में से ये गुड्स तो अच्छे बन गए, ये गुड क्वालिटी के बन गए, बाकी का 500 जो था ये तो खराबी था, लॉस हो गया। ये लॉस का देखिए, ये जो 500 अच्छे बने गुड क्वालिटी के अच्छे बने, क्या इस 500 का पहले ही दिन हमने इस 500 को क्या कंसिडर किया था, नॉर्मल लॉस कंसिडर करके 1 रुपए के हिसाब से 500 रुपया खिस्से में डाल लेंगे ऐसा सोचा था। दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे 1000 रुपया दिख रहा है यहाँ पे, देखो तो मैं हट रहा हूँ, दिख रहा है यहाँ पे, दिख रहा है क्या 1000 रुपया? पहले दिन मैंने कैलकुलेट करके रखा था 500 की इनकम इधर से आई रहेगी और 500 की इनकम इधर से आई रहेगी, है ना, तभी तो टोटल मिला के 1000 रुपए की इनकम आई रहेगी। तो मुझे एक बात बताना, ये 500 तो अच्छे बन गए ना, ये अच्छे बन गए नॉर्मल लॉस वाले, तो इस 500 का ये 500 रुपया जो है ये तो मैंने पहले कंसीडर करके खिस्से में डाल लिया रहूंगा ऐसा सोच के। तो बताइए अभी मैं कितना डालूंगा, एबनॉर्मल नेट एबनॉर्मल गेन कितना? देखिए ग्रॉस तो मेरे को पता है, ग्रॉस एबनॉर्मल गेन मेरे को इतने का हो रहा है, बट इसमें से गाइस ध्यान देना, मैं यहाँ पे लिखूंगा टू नॉर्मल लॉस, क्या लिखूंगा, टू नॉर्मल लॉस। सेम ये 500 यूनिट है, ये 500 यूनिट जो अच्छे बन गए हैं, इस 500 यूनिट का भंगार के भाव से स्क्रैप वैल्यू एट द रेट ₹1,
₹1 के हिसाब से ₹1 के हिसाब से ये ₹500 तो मैं पहले किस्से में रख लिया हूं ना। तो टोटल मुझे देखिए नेट गेन कितने का हुआ है 500 यूनिट को बनाने के लिए, इतने रुपए का नेट प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से ये ₹500 तो मैंने पहले ही कंसीडर कर लिया था, पहले दिन कंसीडर कर लिया, ये मेरे खिस्से में आ गए। तो बताइए ना अभी मेरे को नेट गेन कितने का हुआ रहेगा, तो टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, एक्चुअल नेट गेन कितने का हुआ रहेगा, 4389 में से 500 माइनस कर दो, 3889 रुपए का मेरा नेट गेन है। बात समझ में आ गया, क्योंकि 500 रुपए मैंने पहले कंसीडर कर लिया, वो मेरे खिस्से में आ गए। बात समझ में आ गया, पहले कंसीडर कर लिया था कि ये 500 मेरे खिस्से में आ जाएंगे, तो अभी मेरे पास पूरा 4389 नहीं आएगा, 4389 अभी नहीं आएगा मेरे खिस्से में, अभी मेरे खिस्से में सिर्फ 3889 आएगा, क्योंकि ये 500 यूनिट का जो था इसका मैंने नॉर्मल लॉस को बोला था, ये भंगार के भाव में बेचूंगा तो 500 आ जाएंगे। दिख रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया, दोनों का ट्रीटमेंट, ये तो लॉस हो गया 500, ओके ये 500 लॉस खराब हो गया, बट ये 500 का क्या था, ये 500 अच्छे बने तो इसका 500 रुपए तो मैंने पहले खिस्से में डाल दिया रहूंगा। तो बताइए नेट गेन मेरा इतना हुआ है, सॉरी मेरा ग्रॉस गेन इतना हुआ है, ओके एबनॉर्मल गेन, तो इसमें से 500 तो मैंने पहले खिस्से में डाल दिया रहेगा, तो नेट गेन मेरा इतना ही होगा। बात समझ में आ गया। तो गाइस इसी के साथ पूरा आपका प्रोसेस कॉस्टिंग खत्म होता है। बात समझ में आ गया, वीडियो को धीरे धीरे देखिए समझ में आएगा। अब मैं कितने टाइप के क्वेश्चन है इसमें टोटल मिला के, मेरे हिसाब से तो 3 टाइप, आपके टेक्स्ट बुक में दिया है 4 टाइप, ओके मैं इसको बोलूंगा 3 टाइप। ये पहला टाइप था, ये कौन सा था, पहला टाइप। बात समझ में आ गया, पहले टाइप में इन्हीं 3 टाइप के ये टाइप के क्वेश्चन, किसी में एबनॉर्मल लॉस आएगा, किसी में एबनॉर्मल गेन आएगा, कभी कभी टैली हो जाएगा। बात समझ में आ गया, 20 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है, इसको बोलते हैं फर्स्ट टाइप, जिसमें प्रोसेस में से प्रोसेस में ट्रांसफर है। मैंने एक ही प्रोसेस किया है, अब ध्यान देना, ये दिख रहा है, ये प्रोसेस का जो आउटपुट है ना, ये आउटपुट ना नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट का काम करेगा, हमने देखा था। देखिए ये जो है नेक्स्ट प्रोसेस के लिए इनपुट, तो नेक्स्ट प्रोसेस जब बनाओगे तो आप यहाँ पे लिखोगे टू रॉ मटेरियल इनपुट फ्रॉम प्रोसेस 1 अकाउंट, यहाँ पे जाएगा 9500, और ये जो अमाउंट है 83,000, ये पूरा 83,000 यहाँ पे जाएगा, और यहाँ पे प्रोसेस 2 अकाउंट बनेगा। बात समझ में आ गई, बाकी के खर्चे वहां पे जो वो रहेंगे वो खर्चे यहाँ पे लिखना है। फिर सेम नॉर्मल लॉस, और ध्यान देना ये लिखने से पहले आपको सीपीयू निकालना है, ये अमाउंट आउटपुट लिखने से पहले आपको सीपीयू निकालना है, डेबिट साइड का एक्सपेंसेस माइनस क्रेडिट साइड का नॉर्मल लॉस का अमाउंट करना, फिर डिवाइड करना ये और डिवाइड करना ये, फिर जाके करना। बात समझ में आ गया, फर्स्ट टाइप मैंने खत्म कर दिया। सर सेकंड टाइप क्या है, मेरे हिसाब से जो सेकंड टाइप मैं जिसको बोलूंगा उसमें आता है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। क्या आता है, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। ध्यान से देखना, ये तीनों प्रोसेस मैंने बोला, ये जो तीनों प्रोसेस है ये आजू बाजू में ही है। समझ में, आजू बाजू में मतलब क्या, इधर से माल निकला तो तुरंत दूसरे प्रोसेस में चला जाता है। अगर सपोज प्रोसेस दूर दूर है, क्या है, प्रोसेस दूर दूर है, तो कैसे चलेगा। जब प्रोसेस दूर दूर है ना गाइस, तो उसका भी मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखना। अब मैं मान के चलता हूं मेरी कार बनाने की मैन्युफैक्चरिंग में, मतलब कि मैं कार बनाता हूँ, मेरी मैन्युफैक्चरिंग जो होती है, मैं कार का मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं कार बनाता हूँ, तो मेरे कार जो बनते हैं ना वो सब अलग अलग जगह से आते हैं। तो मेरा जो है स्पेयर पार्ट्स बनता है वो मेरा दिल्ली में बनता है, मेरी फैक्ट्री दिल्ली में भी है। दूसरा है वो है मुंबई, और तीसरा जो है वो है चेन्नई। सपोज समझ में आ गया, यहाँ पे स्पेयर पार्ट्स बनते हैं, यहाँ पे इंजन बनता है, यहाँ पे कार के टायर वियर बनते हैं, कार रेडी होता है, और यहाँ से हम लोग सेल करते हैं। ये बात सबको समझ में आया, यहाँ से हम लोग सेल करते हैं, ये बात सबको समझा, यहाँ से हम लोग सेल करते हैं। अब मेरे को एक बात बताइए, यहाँ पे जो मशीन, यहाँ पे जो मैं इनपुट डाल रहा हूँ, यहाँ से स्पेयर पार्ट्स बन के रेडी होता है, क्या स्पेयर पार्ट्स। अब स्पेयर पार्ट्स बन के रेडी होता है तो वो तुरंत यहाँ से रोज का रोज मैं मुंबई भेजते रहूँ, रोज का रोज, भैया ट्रैवलिंग का खर्चा तो भैया इतना आ जाएगा पता नहीं, मैं ना तो मैं भाई अंबानी फैमिली से बिलोंग करता, ना मैं टाटा बिरला हूँ भैया, तो क्या करूँ। तो भैया रोज का रोज तो नहीं भेज सकता, समझ में आया। तो इस प्रोसेस से इस प्रोसेस में डायरेक्ट नहीं ट्रांसफर हो सकता, तो मैं क्या करूंगा पता है, अब बताइए, इसी प्रोसेस में यहाँ पे रख दूं, यहाँ से निकला हुआ चीज यहाँ पे रख दूं, बाद में एक बार लेके चला जाऊं। भैया जब यहाँ पे रखूंगा तो जो नए नए आएंगे वो किधर जाएंगे, जो बनेंगे, तो इसको इधर भी नहीं रख सकता। तो मैं क्या करूंगा, अपने दिल्ली जो है मेरा, दिल्ली जो है, दिल्ली का मेरा जो फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री के बाजू में मैं एक स्टॉक बना के रखूंगा छोटा सा, जिसको गोडाउन बोलते हैं ना आप लोग। यहाँ पे मेरा एक गोडाउन बना रहेगा, जिसका नाम रखेंगे प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। क्या बोलेंगे, प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। मतलब यहाँ से जो निकलेगा वो इसमें जाएगा, इसमें जाके इकट्ठा होता रहेगा, समझ में। इस प्रोसेस स्टॉक में वो इकट्ठा होगा, फिर पूरे महीने में या फिर 1-2 महीने के बाद, 4-5 महीने के बाद वो यहाँ से निकल के फिर सेकेंड प्रोसेस में जाएगा, मुंबई वाले में एक बार में जाएगा इकट्ठा, रोज रोज नहीं जाएगा, समझ में आया। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से जो चीज निकल रही है वो कहाँ पे जा रही है, प्रोसेस स्टॉक में। मतलब इस प्रोसेस से निकला हुआ चीज प्रोसेस स्टॉक में जाएगा, फिर प्रोसेस स्टॉक से मुंबई में,
तो मुंबई से चेन्नई भी तो रोज रोज माल नहीं जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा मुंबई से चेन्नई के लिए, फिर मैं यहाँ पे एक प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाऊंगा छोटा सा। क्या बनाऊंगा? प्रोसेस स्टॉक अकाउंट। अब मैंने यहाँ पे एक प्रोसेस स्टॉक अकाउंट बनाया, ये प्रोसेस स्टॉक है अकाउंट है मुंबई का। किसका है प्रोसेस स्टॉक अकाउंट? ये है मुंबई का। तो मुंबई वाले को भी क्या करेगा, इंजन विंजन बना के यहाँ पे रखता रहेगा, तो मुंबई यहाँ से जो निकलेगा वो इसमें जाएगा। अब यहाँ से निकलने के बाद वो प्रोसेस सी में जाएगा और प्रोसेस सी से वो फिनिश स्टॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? फिनिश स्टॉक। तो बात समझ में आ गया। जब प्रोसेस दूर दूर रहता है ना, प्रोसेस दूर दूर रहता है, तो प्रोसेस में से प्रोसेस में डायरेक्ट नहीं जाता, आपको प्रोसेस में से कहाँ पे जानना पड़ता है? प्रोसेस स्टॉक में, फिर प्रोसेस स्टॉक से सेकंड प्रोसेस में, फिर यहाँ से प्रोसेस स्टॉक में, यहाँ से फिर थर्ड प्रोसेस में। बात समझ में? एंड लास्ट में फिनिश स्टॉक। सर कैसे पता चलेगा कि ये फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है और ये सेकंड टाइप का? तो गाइस कुछ नहीं, अगर सिंपल वाला क्वेश्चन रहता है ना, पहला टाइप वाला, वहां पे कुछ भी ऐसी सिंपल चीजें दी रहेगी, बट जब भी आपको क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, क्या ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो मान के चलना वो प्रोसेस स्टॉक वाला सम। कौन सा? प्रोसेस स्टॉक। ये सेकंड टाइप। अब मैं इसी क्वेश्चन को थर्ड टाइप में कन्वर्ट करता हूं। कौन सा टाइप में? थर्ड। अब ये तो हो गया हमारा सेकंड टाइप। सेकंड टाइप समझ में आया। जब भी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया रहेगा, तो आप मान के चलना वो प्रोसेस स्टॉक वाला सम है। अब सेम क्वेश्चन का थर्ड टाइप देखिए ध्यान से। सेम खर्चों को मैं ले लेता हूं यहाँ पे। चलिए देखिए, एग्जाम्पल हम लोग सेम ले लेते, थर्ड टाइप वाला क्वेश्चन, और इसके सिवा कुछ भी नहीं है, सारे क्वेश्चन फिर सेम है। प्रोसेस वन, प्रोसेस टू, प्रोसेस थ्री। मैंने बताया इसमें कितना 10,000 यूनिट जाएगा, अपने बोला था 5 रुपए के हिसाब से, तो मतलब ये 50,000, 10,000 लेबर का खर्चा, प्लस 5,000, प्लस 5,000, प्लस 5,000, प्लस 5,000, टोटल मिला के 80,000 रुपए का खर्चा होगा। ये बात अपन ने देखा था। लेबर का 10,000, टोटल मिला के देखिए ये सारे खर्चे मैंने यहाँ पे लिख दिए, वही सारे खर्चे जो मैंने वहां पे लिखे, 50,000, 10,000, 5,000, 5,000, 5,000, 5,000, ये सारे खर्चे। मशीन में से आया बाहर और यहाँ पे गिरेगा 10% बोला था। 10% क्या होगा? नॉर्मल लॉस। अपने पास्ट एक्सपीरियंस को देखते मतलब 1,000 का नुकसान हो जाएगा। तो मशीन में जाएगा कितना? हमने सोचा 9,000। चलिए 10% का नुकसान भी हुआ, 9,000 गया, तो 9,000 बाहर आएगा। अब ये 9,000 इसमें जाना चाहिए, बट हमारी कंपनी क्या करती है बताएगा, हम ना ये 9,000 यूनिट को पूरा का पूरा इसके अंदर ट्रांसफर नहीं करते। पूरा जो आउटपुट आया वो पूरा का पूरा ट्रांसफर नहीं करते, इसमें से हम लोग दो पार्ट करते हैं। इस 9,000 में से कुछ पार्ट हम लोग ना डायरेक्ट मार्केट में सोल्ड कर देते हैं। जैसे कि दूसरी कंपनी है, ओके, अब जो दूसरी कंपनी है ना वो स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती, हम स्पेयर पार्ट्स बना रहे हैं, वो स्पेयर पार्ट्स नहीं बनाती कंपनी। वो क्या करती है? स्पेयर पार्ट्स हमसे परचेस करती है, तो हम उसको बेच देंगे। सपोज हमने बोला 30% हमने मार्केट में सोल्ड कर दिया, कितना? 30%। बाकी का 70% क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर किस में करेंगे? नेक्स्ट प्रोसेस में। ये बात सबको समझा? मतलब कि ये जो 70% है वो इसमें जाएगा, बाकी का ये क्या करेंगे? सोल्ड करेंगे। ये बात समझा? अब मेरा क्वेश्चन ये जो 70% है कितना हो जाएगा? 9,000 का 70% होता है 6,300। 6,300 यूनिट्स हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे। बाकी 9,000 का 2700 यूनिट हम क्या करेंगे? मार्केट में सोल्ड करेंगे। ये बात सबको समझा? यहाँ पे सबको समझा? मतलब 9,000 ना जाके अब कितना जाएगा? ट्रांसफर कितना होगा? सर ट्रांसफर होगा आपका ये वाला। समझ में आया? आपका ट्रांसफर क्या होगा बताओ? ये वाला जाके इधर ट्रांसफर होगा। समझ में आया? इसके अंदर जाएगा कौन सा? 6,300 यूनिट्स। ये बात समझा? ये तो मार्केट में सेल के। अब ये जो नेक्स्ट प्रोसेस में जा रहा है, आउटपुट जो होता है, ये आउटपुट है, ये जो है ये हमारे लिए आउटपुट है, ट्रांसफर हो रहा है, और ये हमेशा सीपीयू के ऊपर होगा। क्या बताइए ना, सीपीयू के ऊपर होगा कि नहीं होगा? कॉस्ट पर यूनिट पे ट्रांसफर करना पड़ेगा, जितना मेरा खर्चा लगा उतने पे ये माल इसमें जाएगा। बट ये जो मैं बेच रहा हूँ, सोल्ड कर रहा हूँ, क्या इसको सीपीयू पे बेच दूं, जितने में बनाया उतने में बेच दूं? नहीं भाई, इसको मैं सोल्ड करूंगा प्रॉफिट में। सपोज मैं इसको बेच रहा हूँ 10 रुपया पर यूनिट,
समझ में आया? तो मैं इसको कितने में बेचूंगा? 10 रुपया। तो देखिए गाइस, आपने कॉस्ट पर यूनिट निकाला है, कॉस्ट पर यूनिट आपने निकाला है। देखिए यहाँ पे मैं इसको रफ कर देता हूँ, इसको मत देखना अभी। मैंने बताया था कॉस्ट पर यूनिट आपको क्या करना है, पहले ही निकाल देना रहता है। दिख रहा है? मैंने बताया था पहले दिन आपके जितने खर्चे होते हैं, डेबिट साइड वाले खर्चे आप पहले दिन लिख लेते हो सारे, और नॉर्मल लॉस वाला खर्चा पहले दिन लिख लेते हो, और फटाक से पहले आप सीपीयू निकाल लेते हो। आपने सीपीयू निकाला, आपका कॉस्ट पर यूनिट है, ये पहले दिन निकालते हो। अब लास्ट डेट आपको पता चला, बाहर आया, लास्ट डेट कितना बाहर आया? 9000, ये लास्ट डेट को आया। तो लास्ट डेट को आपने क्या किया? 30% आपने मार्केट में सोल्ड कर दिया। ओके, 10 रुपए के हिसाब से। बाकी का आपने क्या किया? 70% ट्रांसफर किया है। तो मैं यहाँ पे लिखूं दो चीजें, क्रेडिट साइड में लिखूंगा बाय आउटपुट ट्रांसफर टू प्रोसेस सेकेंड अकाउंट। कितना? 6300। ये किसके ऊपर कैलकुलेट होगा? सीपीयू। सीपीयू का रेट कितना था? 8.7777। ओके, तो चलिए 6300 मल्टीप्लाई बाय 8.777। जब तक कैलसी में नहीं आता तब तक पूरा लिखना। यह आ रहा है 55,300, 55,300 रुपया। ये बात सबको समझ में आया? देखिए गाइस, और हमने क्या किया है, हमने 30% सोल्ड किया। तो सोल्ड किया मतलब हमारे पास से गया, जो चीज गई उसको भी क्रेडिट में लिखते। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा बाय सोल्ड, ओके, या फिर बाय सेल, जो भी लिखना है आपको, सेल अकाउंट। कितना बेचा? 2700 यूनिट। इसको बेचा कौन से रेट पे है? सेलिंग प्राइस क्या है? एट द रेट ₹10। ये सेलिंग प्राइस 10 रुपए में बेचा है। 2700 इंटू 10 रुपया। ओके, तो आपको 27,000 रुपए का फायदा हो गया। टोटल कीजिए, देखिए इधर आएगा 27,000 प्लस 55,300 प्लस 1,000, यहाँ पे आएगा 83,300, और यहाँ पे ये 10,000 हो जाएगा, और ये भी 10,000 हो जाएगा। देख लीजिए, है ना? 1000 प्लस 63 प्लस 2700, ये 1000। तो गाइस यहाँ पे देखिए, ये टोटल आपने किया था, ये 80,000 है। मतलब कि यहाँ पे कुछ बैलेंसिंग फिगर आ रहा है, और यहाँ पे 83,300। सर अब देखिए, आपने ना हमें सिखाया था सर, क्या सिखाया था पता है? सर आपने बोला था इस साइड आता है ना तो हम लोग एबनॉर्मल गेन लिख लेते हैं, है ना? एबनॉर्मल गेन लिख लेते हैं, इस साइड आता तो बहुत मारूंगा। ये सेल वाला केस है। सेल वाले में आपको प्रॉफिट होगा या फिर लॉस होगा, बात समझ में आया? तो यहाँ पे आपको क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। टू कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितने का प्रॉफिट हो रहा है दिख रहा है? ध्यान से सुनना, कितना यूनिट बेचा है आपने? सर हमने बेचा 2700 यूनिट है। समझ में आया? एक यूनिट के पीछे प्रॉफिट कितने का हो रहा है दिख रहा है? बनाने का खर्चा कितने का है? सर 8.77। आप बेच कितने मेरे? 10 रुपए का। तो एक यूनिट के पीछे फायदा कितना हो रहा है? 10 में से माइनस कर दीजिए, 8.77 माइनस कर दीजिए एकदम पूरा पूरा। सर 1 रुपया 22 पैसे का, मतलब 2700 यूनिट बेचे रहेंगे। तो 2700 यूनिट बेचने के लिए 1 रुपया 22 पैसे के हिसाब से, जब तक कैलसी में, इसको इंटू कर दीजिए 2700 से, तो गाइस आपको आ जाएगा 3300 रुपया। ओके, 3300 रुपए का आपका आ गया प्रॉफिट। मतलब कि आपने 10 रुपए में बेच दिया, 8.77 वाले चीज को आपने 10 रुपए में बेचा। दिख रहा है यहाँ पे 8.77 वाले चीज को आपने 10 रुपए के हिसाब से बेचा। तो 10 रुपए के हिसाब से मतलब 1 रुपया 22 पैसे का एक यूनिट के पीछे फायदा हो रहा है। ऐसे आपने 2700 यूनिट बेचे तो आपको इतना हो गया। ओके, ये तो ऐसे करना है, इसका रीजन ये। बट आप लोग ना डायरेक्ट खाली बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, जो बैलेंसिंग फिगर है वो यही रहेगा ना गाइस। समझ में आया? बैलेंसिंग फिगर निकाल लेना, ये करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर। ये तो पता, पूरा पता है 83,300 ये है, और ये 80,000 है, तो ये कितना रहेगा? 3300 ही रहेगा ना, ये बैलेंसिंग। मगर बैलेंसिंग फिगर के पीछे का रीजन समझा गया, कहां से आया ये बात समझा? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। समझ में आया? कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस, बस याद रहेगा इतने का नेट प्रॉफिट हुआ है। ओके ओके, ये बात समझा सबको? ये बात समझा? तो गाइस ऐसे 3 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। ओके, इन तीनों में से कोई भी, जैसे मैंने पहला वाला बताया जो सिंपल सा प्रोसेस वाला था, उसमें आपको नॉर्मल क्वेश्चन, एबनॉर्मल गेन या फिर एबनॉर्मल लॉस भी हो सकता है। दूसरे टाइप में हमने बताया प्रोसेस स्टॉक वाला। ओके, अगर आपका प्रोसेस दूर दूर है तो आपको प्रोसेस स्टॉक बनाना पड़ेगा, और उसका पहचान कैसा होता है? ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिया रहता है। थर्ड वाला, सर थर्ड टाइप में सेल होता है। बात समझ में आ गया? आप सेल कर रहे हो
तो आपको ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन है। थर्ड टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना मैंने बता दिया यहाँ पे, समझ में आया। तो गाइस आपको इन 3 टाइप में से कोई भी 2 टाइप आपके एग्जाम में पूछेंगे, इन 2 टाइप में से कोई भी एक टाइप का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ये बात समझ में आ गया। सर कितने मार्क का है? टोटल मिला के 27 मार्क का। सर क्या सर इसके भी लेक्चर आप यूट्यूब पे डालोगे क्या? क्वेश्चन। गाइस मैं कमिटमेंट नहीं कर सकता कि मैं ये लेक्चर्स यूट्यूब पे जाएंगे या नहीं जाएंगे, बट हाँ इतना है कि ये वाला लेक्चर आपका बेसिक वाला लेक्चर मैं यूट्यूब पे डाल दूंगा। बात समझ में आ गया। और गाइस ऑब्वियसली सी बात है कि गाइस एकदम सिंपल, मैंने आप लोगों को बोला है हमारा ऐप है विजनरी कॉमर्स एकेडमी का, उस ऐप में जाके आप उस ऐप को परचेज कर लीजिए। बहुत नॉमिनल रेट है गाइस, बहुत नॉमिनल रेट है, आप लोग परचेज कीजिए, आप लोगों को बहुत बेनिफिट होगा उससे। गाइस मैंने पूरे के पूरे मनन प्रकाशन में जितने भी कॉस्ट अकाउंटिंग में सम्स है, सारे के सारे सम्स को मैंने उसमें डिस्कस किया। ओके अभी तो फिलहाल मैंने 2 चैप्टर का अपना डिस्कशन हो चुका है, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का। आज मैंने ये जो है, मैं आज जो डेट है, आज अपना डेट क्या है 20th शायद से 20 हाँ 20 जनवरी 2023 है। तो आज मैंने ये मार्जिनल, ये क्या है अपना प्रोसेस कॉस्टिंग का लेक्चर आज से चालू होगा। तो ये लेक्चर भी धीरे धीरे अपलोड होते रहेंगे। बात समझ में आ गया। तो गाइस जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप परचेस कर लीजिए वहां से, ऐप से। और ऐप में से देखिए, हाँ दूसरी चीज, सर हमारे डाउट को सॉल्व कैसे किया जाएगा। एक पहला डाउट, कॉल कॉल करके पूछ लेना जो भी डाउट है। एंड दूसरा, हमारा जो ब्रांच है क्लासेस का वो थाने स्टेशन पे ही है। ओके थाने वेस्ट में एकदम स्टेशन के बाजू में ही है। तो गाइस जो नियर बाय यहाँ के लोग हैं, जैसे मुलुंड हो गया, घाटकोपर हो गया, थाने हो गया, तो जो नियर बाय वाले हैं गाइस ये आके फेस टू फेस भी डाउट पूछ सकते हैं। खाली आप हमें बता दीजिएगा हमने आपका सब्सक्रिप्शन लिया है तो सर हम आपके डाउट को क्लियर कर देंगे, डोंट वरी गाइस। बात समझ में। और जो लेक्चर बच्चे हमारे यूट्यूब पे देख रहे हैं उनके लिए नंबर है अवेलेबल, आप वो नंबर से भी कॉल पे बात कर सकते हैं, मैं आपको पूरा का पूरा आंसर बताऊंगा कैसे क्या है, अगर मैं फ्री रहूंगा तो। बात समझ में आ गया। ओके डोंट वरी गाइस, आपको 24 आवर्स वेट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपने भेजा और मैं तुरंत आपको बता दूं। हो सकता है मैं लेक्चर में रहूं, ऑफलाइन लेक्चर में लेता हूं तो ऑफलाइन लेक्चर में अवेलेबल रहूंगा वहां पे, तो मैं आपको तुरंत रिप्लाई ना कर पाऊं। हाँ मैंने मैसेज सीन कर लिया आपका बट रिप्लाई नहीं कर पाया। तो गाइस अगर सपोज 24 आवर्स में भी आपका जो है डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, प्लीज आप फिर एक कॉल कीजिए कि सर मैंने आपको डाउट भेजा था बट आपने क्लियर नहीं किया। हाँ तो हो सके तो मैं आपका डाउट फिर क्लियर करूँ। बात समझ में आ गया। सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन एंड डोंट वरी गाइस, आप लोगों के लिए बहुत बेनिफिट है। मैं बोल रहा हूँ लेक्चर्स वहां से परचेस कर लीजिए। एंड जिन बच्चों को लगता है लेक्चर्स नहीं खरीदना है तो गाइस यूट्यूब पे मैंने लेक्चर अपलोड किया है, मैंने मार्जिनल कॉस्टिंग और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लेक्चर अपलोड किए, आप लोग वहां से देख सकते हैं। 2 चैप्टर के लेक्चर अपलोड किए। हो सकता है इन फ्यूचर में आपको थ्योरी नोट्स भी दे दूं इसका, कॉस्टिंग का। ओके अवेलेबल करवा दूं। ओके एंड वो थ्योरी नोट्स का जो भी है, बोलते हैं ना थ्योरी को, जो भी जो थ्योरी नोट्स के जो है, खाली नोट्स आपको मिलेंगे जो यूट्यूब पे जाएंगे बच्चों को, बट थ्योरी का डिस्कशन नहीं जाएगा। थ्योरी का डिस्कशन के लिए वो आपके ऐप में रहेंगे। बात समझ में आ गया। नोट्स आपको अवेलेबल हो जाएंगे। एंड रही बात ऑब्जेक्टिव्स की भी, तो ऑब्जेक्टिव्स भी आपको ऐप में मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव्स का भी जो भी डिस्कशन होगा वो ऐप में ही होगा, यूट्यूब पे नहीं जाएगा। ओके सो बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन। एक मिनट किधर गया।